हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल, जिस पे अपन ने प्रीवियस जो क्लास हुई थी उसमें अपन ने जो अपनी फिजिक्स की यूनिट नंबर जो 6 है उसको स्टार्ट किया हुआ है। तो यूनिट नंबर 6 से रिलेटेड अपन कुछ टर्म्स हैं वो तो पढ़ चुके हैं, जिससे संबंधित आपके 2 लेक्चर हो चुके हैं। जिसमें जो पहला लेक्चर है उसमें अपन ने कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ी थी। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, और आज अपन क्या पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है। तो जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं वो इस वीडियो को देखने से पहले प्रीवियस वीडियो को देख लें, ताकि उनको इजीली आपका ये जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आ जाए और इसमें यूज होने वाली जो टर्म्स है उसमें उन बच्चों को कोई दिक्कत नहीं। तो अब अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आज का जो वीडियो उसका टॉपिक है, एक तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे और दूसरा अपन पढ़ेंगे कि आपका जो डेविएशन है वो क्या होता है और किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो अब अपने पास अगर अपन देखें तो स्टडी के बेसिस पे रिफ्लेक्शन को 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया जा सकता है, जिसमें आपका एक तो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसी इरेगुलर रिफ्लेक्शन का आगे जाके एक नाम पढ़ेंगे जिसको कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन आपके पास। तो अपन 1 बाय 1 इनको स्टडी करते हैं। तो पहला आता है आपके पास रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है कि द फिनोमिना ड्यू टू विच ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट ट्रेवलिंग थ्रू ए सर्टेन मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग सम स्मूथ पॉलिश सरफेस। तो इसके लिए कंडीशन याद रखना कि अपन को इसको किस पे इंसिडेंट करवाना है कि आपकी जो सरफेस है वो कैसी होनी चाहिए, स्मूथ, उसके साथ साथ क्या होनी चाहिए, पॉलिश सरफेस। अगर उस पर आपकी क्या करती है, स्ट्राइक करती है कौन, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, किसी मीडियम से पास होता हुआ, बाउंसेज ऑफ फ्रॉम इट्स एज पैरेलल बीम इन सम अदर फिक्स्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। कहने का मीनिंग क्या हुआ कि आपका पैरेलल बीम तो आया और वो पैरेलल बीम ही क्या हो गया, आपका रिफ्लेक्ट हो गया। यानी कि ये तो आपका इंसिडेंट बीम है और ये आपका रिफ्लेक्टेड बीम है। और ये आपकी स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस है। तो रिफ्लेक्शन का वो टाइप जिसमें आपके पास स्ट्राइकिंग सरफेस है वो स्मूथ हो, उस पे अगर आपका कोई पैरेलल बीम इंसिडेंट हो जो रिफ्लेक्शन के बाद में एक फिक्स डायरेक्शन में पैरेलल बीम की फॉर्म में ही ट्रेवल करता हो, तो इस तरीके का रिफ्लेक्शन कहलाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। कहने का मीनिंग है कि किसी चिकनी सतह पर यदि आप कोई समांतर किरणों का पुंज आपतित हो और आपतन के पश्चात समांतर किरणों के पुंज के रूप में ही आपका क्या हो, उसका परावर्तन हो, तो परावर्तन का ये वाला जो प्रकार है वो आपका कहलाता है रेगुलर परावर्तन। इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि अगर आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन पढ़ना है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए आपकी सर्टेन कंडीशन है कि आपकी सरफेस क्या होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास जैसा बीम आप इंसिडेंट कराते हो वैसा का वैसा बीम अगर अपन को रिफ्लेक्शन में ऑब्टेन होता है तो इस तरीके का रिफ्लेक्शन कहलाएगा आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो आपका ये जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है वो अपने लिए क्या यूज में आता है, या इस रेगुलर रिफ्लेक्शन से अपन को डेली लाइफ में कौन से फिनोमिना देखने को मिलते हैं वो देखते हैं। तो आपको कहता है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट लाइक लुकिंग ग्लास, स्टिल वाटर, ऑयल या हाईली पॉलिश्ड मेटल। यानी कहने का मीनिंग आपके पास जो डेली लाइफ में आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे हो, स्मूथ ऑब्जेक्ट हो, जैसे आपका ऑयल हो गया, स्टिल वाटर हो गया, या आपके पास कोई स्मूथ
पॉलिश सरफेस हो गई जो हाईली पॉलिश की हुई है, या आपके पास ऐसे ऑब्जेक्ट हो गए जो कैसे दिखते हो, स्मूथ दिखते हो, उन ऑब्जेक्ट से जो रिफ्लेक्शन जनरेट होता है उसको नाम दे दिया जाता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि अगर अपन डेली लाइफ में इसका अगर यूज देखें तो जैसे अगर अपन को मिरर के सामने खड़े करके और अपना इमेज अगर किस में देखते हैं, मिरर में देखते हैं, तो अपना जो क्लियर इमेज है हाई इंटेंसिटी के साथ जो दिखाई देता है वो किस रिफ्लेक्शन के कारण दिखाई देता है, आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण दिखाई देता है। तो आप कह सकते हो कि जो रेगुलर रिफ्लेक्शन का यूज होता है वो किस में होता है, आपके पास इमेज फॉर्मेशन में, यानी फॉर्मेशन ऑफ इमेज में अपन क्या करते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन का यूज लेते हैं आपके पास। नेक्स्ट आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि अगर अपन को क्या करना हो, वेरी स्ट्रॉन्ग ग्लेयर क्रिएट करना हो। वेरी स्ट्रॉन्ग ग्लेयर का मीनिंग क्या हो गया कि अपने पास अगर हाई इंटेंसिटी की लाइट जनरेट करनी हो तो उसके लिए भी अपन कौन सा रिफ्लेक्शन यूज में लेंगे, आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन यूज में लेंगे। तो ये हो गया आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन का मीनिंग और रेगुलर रिफ्लेक्शन का यूज की आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ यूज आता है। तो आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन से रिलेटेड एक तो ये चीज ध्यान रखनी है कि आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन है वो केवल आपको स्मूथ सरफेस से देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, यहाँ तक तो क्लियर है। नेक्स्ट आपका जो सेकंड टाइप आता है रिफ्लेक्शन का, उसमें आपको नाम आता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, या इसी का दूसरा नाम होता है आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या है कि आपके पास कोई ऐसी सरफेस हो जो क्या हो, रफ हो, तो रफ सरफेस से आपका जो रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा उस रिफ्लेक्शन को नाम देंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो आपकी डेफिनेशन कह रही है कि द फिनोमिना ड्यू टू विच ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट ट्रेवलिंग थ्रू सम मीडियम गेट्स रिफ्लेक्टेड इन, ध्यान रखना, वेरियस पॉसिबल डायरेक्शन ऑन स्ट्राइकिंग सम रफ सरफेस इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इसके लिए 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं कि आपकी स्ट्राइकिंग किस पे होनी चाहिए, रफ सरफेस पे होनी चाहिए। दूसरा क्या पॉइंट ध्यान रखना आपको कि इसके कारण जो आपका पैरेलल बीम इंसिडेंट होता है, रिफ्लेक्शन के बाद में जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शन होती है उन पॉसिबल डायरेक्शन में क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है, या आप कह सकते हो रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में केवल एक फिक्स डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड बीम मिलता है, जबकि इरेगुलर रिफ्लेक्शन में आपका जो रिफ्लेक्टेड बीम है वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में ऑब्टेन होता है। जैसे अगर इस फिगर को देखें अपन, तो इस फिगर में यह आपकी कैसी सरफेस है, रफ सरफेस है। इस रफ सरफेस में यह आपने कोई पैरेलल बीम इंसिडेंट कराया, तो यह हो गया आपका इंसिडेंट बीम, और ये आपका है रिफ्लेक्टेड बीम। और अगर आप इस फिगर को देखोगे तो ये जो रिफ्लेक्टेड बीम आपको मिल रहा है वो एक फिक्स डायरेक्शन में ना मिलके एक रहे तो आपकी इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। तो जैसे आप इसको रफ सरफेस पे डालोगे तो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में अगर ये रिफ्लेक्टेड बीम क्या होता हो, स्प्रेड होता हो, तो इस तरीके के रिफ्लेक्शन को नाम दे देते हैं अपन इरेगुलर रिफ्लेक्शन, या इसी का दूसरा नाम हो जाता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो अगर आप डिफाइन करो हिंदी में तो कहता है कि वह परावर्तन जिसमें किसी माध्यम से गुजरने वाले समांतर किरणों का पुंज किसी खुरदरी सतह पर आपतन होने के पश्चात सभी संभव दिशाओं में परावर्तित होता है, तो इस तरीके का रिफ्लेक्शन कहलाता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी आप ये बोल सकते हो कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन में आपको जो रिफ्लेक्टेड बीम मिलेगा वो एक फिक्स डायरेक्शन में ना मिलके क्या मिलेगा, डिफरेंट डायरेक्शन में मिलेगा। सेकेंड पॉइंट आपको क्या कहता है कि जो आपके पास ग्राउंड है, वॉल्स है, ट्रीज है, या आपके पास एयर में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं,
या आपके पास ऐसी कोई सरफेस जो क्या नहीं होती हो, स्मूथ नहीं होती हो, उनसे आपका जो रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा उस रिफ्लेक्शन को अपन नाम देंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट आता है कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन हेल्प इन स्प्रेडिंग लाइट एनर्जी ओवर ए वास्ट रीजन एंड ऑल्सो डिक्रीजेज इट्स इंटेंसिटी। कहने का मीनिंग है कि अपन को लार्ज एरिया में अगर लाइट को क्या करना हो, स्प्रेड करना हो या फैलाना हो, तो उसके लिए अपन जो रिफ्लेक्शन यूज में लेंगे उस रिफ्लेक्शन को अपन नाम देंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इस इरेगुलर रिफ्लेक्शन में आपकी जो रिफ्लेक्टेड बीम की इंटेंसिटी है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो ये हो गया आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन का मीनिंग। नेक्स्ट आपको ये कहता है कि इट हेल्प इन जनरल इल्यूमिनेशन ऑफ प्लेसेस एंड हेल्प अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। कहने का मीनिंग है कि जो आपकी ऑब्जेक्ट है वो अगर अपने सराउंडिंग कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको देखना है तो उसमें हेल्प करने वाला जो रिफ्लेक्शन होता है वो कौन सा रिफ्लेक्शन होता है, आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये हो गया आपके पास दो टाइप, जिसमें एक में आपके पास फिक्स डायरेक्शन में बीम मिलेगा और दूसरे में आपके पास क्या होगा, डिफरेंट जितनी भी डायरेक्शन पॉसिबल हो सकती है उन सभी डायरेक्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा, रिफ्लेक्टेड बीम देखने को मिलेगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम मिले तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ ले कि सर हमें ये वाली टर्म्स में कोई डाउट है, तो उसको दोबारा समझा दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है उस टॉपिक का नाम है डेविएशन। अब डेविएशन का अगर जनरल मीनिंग आप समझो तो आप इसका मीनिंग होता है भटकना। कहने का मीनिंग अपन चल रहे हैं और अपने रास्ते से अगर अपन भटक जाते हैं तो अपन कह देते हैं कि डेविएट हो गए, या जिधर जाना चाहिए उधर ना जाकर अपन कहीं और चले जाते हैं। तो सेम केस किसके साथ होता है, आपका रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे के साथ होता है। जैसे ये आपके पास रिफ्लेक्शन हो रहा है, इस रिफ्लेक्शन में आपने ये लाइट इंसिडेंट कराई, अब अगर ये सरफेस नहीं होती तब तो ये लाइट ऐसे सीधी जाती, पर ये सरफेस आने के कारण ये वाली जो इंसिडेंट रे है वो स्ट्राइक करने के बाद में इस डायरेक्शन में क्या हो गई, आपके पास डेविएट हो गई। तो आपको क्वेश्चन ये पूछते हैं कि अगर इंसिडेंट एंगल की वैल्यू इतनी रखी जाए तो बताओ आपकी इंसिडेंट रे है वो अपनी डायरेक्शन से कितनी डेविएट हुई, या एंगल ऑफ डेविएशन की क्या वैल्यू है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करते हो वो देखो कि आपके पास ये इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्लेक्टेड रे थी, ये आपके पास नॉर्मल है। अब अपन जानते हैं कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है आई, जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कह देते हैं। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है उसको कह देते हैं अपन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको किससे लिख देते हैं, आर से। और अपन ये भी जानते हैं कि जो आई है वो किसके इक्वल होता है, आर के इक्वल होता है। अब अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा एंगल है वो तो कितने का, 180 का, और ये जो पूरा इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है वो कितना हो गया आपके पास, 2i। तब आपके पास ये रे ऐसे जा रही थी, ऐसे मुड़ गई, तो यानी कि ये हो गया आपका एंगल ऑफ डेविएशन। डेफिनेशन क्या है कि द एंगल बिटवीन द लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड बिफोर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट ये है और बिफोर रिफ्लेक्शन लाइट ये है, तो इन दोनों के बीच का ये एंगल बन रहा है डेल। इसी डेल को अपन कह सकते हैं कि पूरे एंगल 180 में से इतना एंगल अगर सब्सट्रैक्ट कर दें तो आ गया 180 माइनस 2i। अब 2i की जगह 2r भी लिख सकते हो आप। अगर अपन ये वाला डेविएशन एंगल नहीं ले तो आप ये भी कह सकते हो कि ये भी आपका क्या है, डेविएशन एंगल है, कि ये इंसिडेंट रे थी और ये रिफ्लेक्टेड रे। तो अपन ऐसे अगर देखना चाहें तो ये तो हो गया आपके पास कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाला कौन सा हो जाएगा, क्लॉकवाइज। तो आपको ये पूछ लिया जाए कि क्लॉकवाइज डेविएशन कितना क्रिएट हुआ, तो क्लॉकवाइज डेविएशन आपके पास ये वाला मिलेगा, और इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो 180 प्लस 2i से। कैसे आया कि ये पूरा एंगल 180 का है और इसमें ये 2i और ऐड कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 180 प्लस 2i। तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ डेविएशन का मीनिंग, कि एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है किसी भी बच्चे को, क्लियर है।
बढ़ूं आगे। नेक्स्ट आपके पास इसमें एक नोट याद रखना है, और वो नोट ये कहता है कि अगर अपन मिरर को क्या करें, रोटेट करें, क्या करते हुए, कीपिंग इंसिडेंट रे फिक्स, यानी कि इंसिडेंट रे को फिक्स रखते हुए अगर मिरर को अपनी पोजीशन से रोटेट कर दिया जाए, और रोटेटेड एंगल अगर अपन क्या रखें, थीटा एंगल रखें, तो जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी उसके एंगल में कितना चेंज आएगा, 2 थीटा का। तो अगर बाय चांस आपको क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि मैंने इंसिडेंट रे को फिक्स रखते हुए मिरर को 30 डिग्री से रोटेट कर दिया, तो बताओ रिफ्लेक्टेड रे में कितना चेंज आया। तो आप कह सकते हो कि अगर मिरर को 30 डिग्री से रोटेट किया तो रिफ्लेक्टेड रे में आपके पास कितने डिग्री का चेंज आ जाएगा, 2 इंटू थीटा, और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखोगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। अब ये कैसे आया वो भी देख लो। यह आपका बिफोर रोटेशन था कि ये आपके पास मिरर है, ये आपकी इंसिडेंट रे है, और ये आपकी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। तो आपका बिफोर रोटेशन अगर देखोगे तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है वो आप लिख सकते हो I प्लस आर, और आर की जगह आई लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 2i। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आपने क्या किया कि इसको तो फिक्स रखा I, और ये जो मिरर था इसको अपन ने क्या किया, थीटा एंगल पे रोटेट कर दिया। तो नई सिचुएशन ये बन गई। अब अपन इस मिरर को अगर ऐसे रोटेट करेंगे तो इस मिरर पे ये जो नॉर्मल है वो भी इसके साथ क्या होगा, रोटेट होगा। तो रोटेट होगा तो आपने अगर मिरर को थीटा एंगल से रोटेट किया तो इसका नॉर्मल है वो भी कितने एंगल से रोटेट हो गया, थीटा एंगल से। और नया नॉर्मल और नई रिफ्लेक्टेड रे है उनके बीच का ये जो एंगल है वो कितना बन गया आपके पास, I प्लस थीटा। क्यों, क्योंकि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच पहले एंगल कितना था, R था, या I बोल सकते हैं अपने पास। अब इसको नॉर्मल को अगर मैं थीटा एंगल और रोटेट कर दूंगा तो आपके पास ये टोटल एंगल कितना बन जाएगा, I प्लस थीटा। तब अगर आप देखोगे तो ये तो इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये पूरा एंगल है वो I प्लस थीटा प्लस I प्लस थीटा, तो टोटल कितना आ गया, 2I प्लस 2 थीटा। अब आपके पास पहले कितना था, 2i, और अब कितना है, 2i प्लस 2 थीटा। तब आप r और r' के बीच में अगर एंगल निकालना चाहोगे तो इस पूरे एंगल में से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो यही आएगा आपके पास। तो आप कह सकते हो कि आपके पास r और r' के बीच का एंगल कितना आ गया, 2 थीटा। अब r तो क्या, बिफोर रोटेशन, और r' क्या है, आफ्टर रोटेशन। तो आप यहाँ से ये कह सकते हो कि अगर किसी मिरर को इंसिडेंट रे को फिक्स रखते हुए अगर थीटा एंगल से घुमाया जाए तो उसकी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 थीटा एंगल से क्या हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी। तो बच्चों आज अपन ने क्या सीखा, आज अपन ने ये सीखा कि रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है और डेविएशन का मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे कि इमेज क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज कितने टाइप का होता है, और कौन से मिरर से किस तरीके का इमेज फॉर्म हो सकता है, उन सब के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं वो प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें और उसके बाद में इस वीडियो को स्टडी करें। और किसी टर्म में अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। और जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।